आज की कहानी में बात होगी बीजेपी के कुछ ऐसे नेताओं की जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने बयानों से खूब सुर्खियां बटोरी। जानेंगे क्या रहा इनका रिजल्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए 292 सीटें जीतकर सरकार बनाने की तैयारी में है। वहीं इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली। लेकिन इस चुनाव के दौरान और उससे पहले भी बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के कुछ बड़बोले नेताओं ने अपने बयान के कारण खूब सुर्खियां बटोरी। अब चुनाव परिणाम सामने है, तो चलिए जानते हैं कि बयानों के लंबे लंबे तीर चलाने वाले बयानवीर नेताओं का चुनाव में क्या प्रदर्शन रहा और उन्होंने क्या कहा था। कहानी की शुरुआत करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता से, जिन्हें पीएम मोदी ने तो सराहा ही, लेकिन माधवी लता पूरे चुनाव रैलियों में अपनी भाषणों से सुर्खियों में बनी रही। वो इसलिए भी कि माधवी लता कट्टर हिंदुत्व का चेहरा मानी जाती हैं। इससे पहले भी माधवी लता 3 तलाक पर दिए बयान पर चर्चा में रही। माधवी लता ने असुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, उनके घरों में लड़कियों को बार बार बेचा जाता है। मजहब का नाम लेकर ये लोगों को गुमराह करते हैं। अगर लोग दलाल बनकर मुसलमान लड़कियों को बेचते हैं तो ये लोकतंत्र में उनका कैसा हक बनता है। इसके बाद माधवी लता पर आरोप लगा कि जब उनकी रैली एक मस्जिद के सामने से निकल रही थी तब उन्होंने एक विवादित इशारा किया। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। माधवी लता एमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी से 3,38,087 वोट मार्जिन से हार गई। यहां आपको बता दें कि ओवैसी इस सीट से लगातार सांसद रहे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट की, बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा की। नवनीत राणा भी अपनी बयानबाजी से खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा को भी हार का सामना करना पड़ा। आइए एक नजर देखते हैं कौन से ऐसे बयान रहे जिसको लेकर नवनीत राणा सुर्खियों में बनी रही। 8 मई को एमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन के बयान पर नवनीत राणा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो तो पता नहीं चलेगा कि दोनों भाई कहां गए। 5 मई को चुनाव प्रचार करने गुजरात पहुंची राणा ने कहा, जिसे जय श्री राम नहीं कहना है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना ही पड़ेगा। 2022 में नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा। केस दर्ज किया गया। नवनीत राणा की हार को लेकर राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि नवनीत राणा के खिलाफ अमरावती में बीजेपी के कई नेता थे। वे राणा को टिकट मिलने पर ना खुश थे। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा टेंट लगा, इसी टेंट का शिकार हुई राणा भी। नवनीत राणा को कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े से पटकनी मिली। वानखेड़े ने राणा को 19,731 वोट के मार्जिन से हरा दिया। चलिए अब रुख करते हैं यूपी, जहां भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है। यूपी के आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि निरहुआ बेरोजगारी को लेकर दिए बयान में बुरी तरह फंस गए थे। निरहुआ पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बेरोजगारी तो वे लोग बढ़ा रहे हैं जो बच्चा पैदा किए जा रहे हैं। बताइए, मोदी जी या योगी जी का एक भी बच्चा है क्या? उन्होंने तो बेरोजगारी को रोक दिया कि बेरोजगारी नहीं बढ़ाएंगे, तो बेरोजगारी बढ़ा कौन रहा है? वो जो बच्चे पर बच्चे पैदा किए जा रहे। सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा। 2019 के चुनाव के दौरान निरहुआ से पूछा गया कि आजमगढ़ से हार गए तो क्या करेंगे, जिस पर निरहुआ ने कहा था, सबसे पहले तो आपसे मैं ये बता दूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूं, मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं हूं। वहीं ओम प्रकाश राजभर कभी योगी सरकार तो कभी विपक्ष पर बयान देने को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनका पीला गमछा वाला बयान भी खूब सुर्खियों में रहा। उनका महिला अपराध को लेकर दिया बयान भी खूब चर्चित हुआ था। उन्होंने कहा था, जो भी महिलाओं या लड़कियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश करेगा मैं उसका हाथ काट दूंगा।
इसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा था कि ये गठबंधन सिर्फ पकौड़ी, चाय, नाश्ता के लिए बनाई जा रही है। चुनाव आते आते सब अलग अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव इसमें सक्रिय दिख रहे हैं, उनका कुछ हासिल नहीं होगा। समय अच्छा था कि समय रहते मैंने उनसे तलाक ले लिया। यूपी में घोसी लोकसभा सीट से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। अरविंद समाजवादी पार्टी के राजीव राय से 1,62,943 वोट मार्जिन से हार गए। हालांकि हार के बाद भी उन्होंने घोसी की जनता को धन्यवाद दिया। साल 2014 में सांध्वी निरंजना का बयान से सियासत में उबाल आ गया था। उनके बयान के कारण स्वर्गीय अरुण जेटली को संसद में माफी मांगनी पड़ी थी। 2023 में ज्ञानवापी मामले में अखिलेश यादव को घेरते हुए सांध्वी निरंजना ने कहा था, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले को बोलने का अधिकार नहीं है, कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है। किसी ऐसी मस्जिद के बारे में बताएं जिसमें त्रिशूल, शंख, देवी देवताओं के चित्र और स्वास्तिक बना हो। कोई भी मस्जिद ज्ञानव्यापी के नाम से नहीं हो सकती। फतेहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सांध्वी निरंजना को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी के नरेश चंद्र उत्तम पटेल ने 2 बार की सांसद सांध्वी निरंजना को 33,199 वोट के अंतर से हराया। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से 2014 और 19 से लगातार जीतते आए संजीव बालियान का नाम भी बड़बोलों में शामिल है। 7 साल पहले उन्होंने एक सभा में कहा था, अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो मुजफ्फरपुर के शिव चौक पर घंटा नहीं बजाओगे। कोई दूसरा प्रत्याशी जीतेगा तो विशेष समुदाय का इलाका खालपारा का ही विकास करेगा। ऐसे में शिव चौक पर घंटा नहीं बजेगा। साल 2023 में सीएए को लेकर संजीव बालियान ने मेरठ की एक सभा में कहा, मैं राजनाथ जी से निवेदन करूंगा, जो जेएनयू और जामिया में देश के विरोध में नारे लगाते हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वह 10% आरक्षण करवा दो, सबका इलाज कर देंगे। किसी की जरूरत नहीं पड़ने की कोई नारा नहीं लगा पाएगा। देश के खिलाफ नारा लगाने की फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमि है। इस बार के चुनाव परिणाम की बात करें तो मुजफ्फरनगर सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को सपा के हरेंद्र मलिक ने 24,672 मतों से हराया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दी कंट्रा। शुक्रिया।